जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने शुरू किया था सेकंड चैप्टर। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि वेक्टर क्या चीज है, स्केलर क्या चीज है, फिर इसका प्रोडक्ट भी पढ़ा। तो आज हमारा टॉपिक है वो एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो इससे पहले मैंने यहाँ पर ये 3 नोट्स लिखे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास पहले नंबर पर जो आया है, हमारे पास अगर टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा तो हमारे पास इनके दरमियान क्या एंगल बनेगा। तब हमने यहां पर लिखा है अगर हमारे पास दो वेक्टर है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो इसके दरमियान हमारे पास जो एंगल बनेगा वो क्या है, 90 डिग्री। दूसरा जो हमारे पास टर्म है, यह कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास सिर्फ स्केलर के लिए नहीं है, ये वेक्टर के लिए भी है। तो दूसरा हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है पैरेलल। अगर हमारे पास टू वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर होगा तो इसके दरमियान हमारे पास क्या एंगल बनेगा, ठीक है जी। अब हमारे पास तीसरे नंबर पर जो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है वो है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है और एंटी पैरेलल टू ईच अदर है तो इसके दरमियान हमारे पास एंगल 180 बनेगा, ठीक है जी। अब हम इन चीजों को थोड़ा सा एक इक्वेशन में पुट करेंगे तब हमें अंदाजा होगा कि ये किस तरह ये चीजें हमें विजुअलाइज हो गई है। तो इससे पहले हमें यह पता है कि ए डॉट बी, ये तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वाली वीडियो में किया है। तो अब हम यहां पर इस तरह करते हैं कि हमारे पास ये कम्यूटेटिव है, ठीक है जी। थोड़ा सा इस तरह मैं करवाता हूं क्योंकि इसमें मैं पुट इन करूं, मुझे तो मालूम है कि ए डॉट बी हमारे पास टू वेक्टर है तो इससे बनेगा ए बी कॉस थीटा। ये चीजें मैंने पिछले वाली वीडियो में की, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि अगर एक बंदा ये वीडियो देखेगा तब इसके पास ये कंसेप्ट नहीं होगा कि ये चीजें कहां से आई है। तो इसी वजह से मैं इस बात को बार बार मेंशन कर रहा हूं कि इससे पहले इस वीडियो से पहले पिछले वाली वीडियो जरूर देखना ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। तो अब हम ये चीज डिस्कस करेंगे परपेंडिकुलर केस में, ठीक है जी। परपेंडिकुलर केस में अगर हमारे पास ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस और यहां पर मैं 90 पुट करूं तो हमारे पास कॉस 90 किस चीज की बराबर आता है, 0 की। कॉस 90 हमें बराबर है 0 की। तब हमारे पास ए डॉट बी इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक में जो पहला नंबर पर है परपेंडिकुलर, इसका एक्सप्लेनेशन है जी। हमारे पास दूसरे नंबर पर जो आता है वो है पैरेलल, ठीक है जी। अगर हमारे पास ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस, अगर हम पढ़े पुट करेंगे यहां पर हमारे पास कॉस क्या है, 0। तो ये cos 0 हमारे पास किस चीज का बराबर है, हमें पता है कि cos 0 हमारे पास इक्वल टू 1 है। तो ये हमारे पास हो गया 1। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास दूसरा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्लियर हो गया। हम जो हमारे पास ये तो हो गया 0, इट्स मीन 0। यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम। क्योंकि हमारे पास ए डॉट बी अगर टू वेक्टर से हमारे पास स्केलर बनेगा तब हमारे पास इक्वेशन या सॉल्यूशन में भी आसानी होगी क्योंकि इन चीजों को हम इजीली टू विजुअलाइज करेंगे, ठीक है जी। अब हम आते हैं एंटी पैरेलल की तरफ। हमारे पास तो इस तरह मैं करता हूं कि ये पैरेलल साफ करता हूं, ये ऊपर वाले में मैं एक यूनिट वेक्टर के साथ भी एक्सप्लेन करवाना चाहूंगा। तब हमारे पास तीसरे नंबर पर जो आता है वो है एंटी पैरेलल। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 180। तो कॉस
180 हमारे पास -1 के बराबर है, तब हमारे पास यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो a डॉट b इक्वल टू -ab के बराबर हो गए। ठीक है जी, ये चीजें आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गए। तब हम इस तरह करते हैं कि थोड़ा सा इस परपेंडिकुलर वाले पार्ट को हम बाय यूनिट वेक्टर से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि हमारे पास अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आ जाए तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास ये चीजें, ये तो हमें पता है, ये चीज, ये क्या चीज है, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो इसका यूनिट वेक्टर i है, इसका यूनिट वेक्टर j है और इसका यूनिट वेक्टर z, सॉरी k है, i j k है। ठीक है, ये इस चीज का एक्सप्लेनेशन है। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या चाहिए आता है, क्या आता है, 1 आता है। तब हम इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर पुट करवाना चाहेंगे कि हमारे पास ठीक है जी, अब हम लिखते हैं कि a डॉट b, हमारे पास इसको हम एक्सप्लेन करवाएंगे लेकिन ऑन बेसिस ऑफ दिस डायग्राम। तो हमें पता है कि यहाँ पर i यूनिट वेक्टर है और j यूनिट वेक्टर है, तब हमारे पास cos थीटा बनेगा। अगर i की जगह हम यहाँ पर 1 पुट करें अकॉर्डिंग टू यूनिट वेक्टर और j की जगह भी हम 1 पुट करें cos, और चीज हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक में पहले नंबर पर आता है परपेंडिकुलर, और डिग्री की जगह हम, एंगल की जगह हम 90 डिग्री पुट करें तो ये हमारे पास 1 आएगा, cos 90 आएगा। तो हमें तो पता है कि cos 90 0 के बराबर है, तब हमारे पास i डॉट j क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तब हमारे पास इससे यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया। तब हमारे पास ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y है और ये z है। तो इस साइड पे जो हमारे पास यहाँ एंगल बनता है बिटवीन द टू यूनिट वेक्टर i और j, अगर इसको हम यहाँ पर पुट करें तब हमारे पास इस चीज को मजीद यहाँ से इससे यहाँ ज्यादा क्लियर हो गई। ठीक है जी, अब इस तरह करवाते हैं कि हमारे पास अगर सेम यूनिट वेक्टर होता है तब हमारे पास ये 1 के बराबर है, j डॉट j तो ये हमारे पास 1 के बराबर है, k डॉट k तो ये हमारे पास हो गया 1 के बराबर, i डॉट j अगर हम करें तो ये 0 के बराबर हो गया, j डॉट k तब हम करें तब 0 के बराबर होगी, k डॉट i करेंगे तब ये हमारे पास 0 की बराबर होगी। अगर ये तो आपको क्लियर हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक में शामिल हो गया। जी, हमने तो शुरू किया था कि स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, हमारे पास a वेक्टर और b वेक्टर है। अगर इसका हम डॉट करवाए तो हमारे पास ये इक्वेशन बनता है, क्योंकि ये हमारे पास हो गया a वाला और ये b, a डॉट b हो गया। ठीक है, अब हम इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस टर्म को इसके साथ करवाएंगे और इस टर्म को इस पूरे टर्म के साथ करवाएंगे। हमारे पास सपोज ax और bx हो गया और यूनिट वेक्टर i डॉट i हो गया। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर और इसका, तो ये हमारे पास i डॉट i हो गया और प्लस हमारे पास अपनी जगह आ गया ax और प्लस by, और इसका यूनिट वेक्टर i है और इसका यूनिट वेक्टर j है। ठीक है जी, एडिशन आ गया, तब हमारे पास ये वाले टर्म ay इसके साथ हमारे पास तो j डॉट i वाला टर्म आ गया। ठीक है जी, प्लस अपनी जगह प्लस आ गया और हमारे पास ये वाले टर्म लास्ट वाले टर्म के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो j डॉट j यूनिट वेक्टर आ गया। अब तो हमें तो पता है कि हमारे पास अगर i यूनिट वेक्टर डॉट j यूनिट वेक्टर आ गया तो हमारे पास 0 के बराबर है। इसको हमने इससे पहले एक्सप्लेन किया। अगर हमारे पास j डॉट j आएगा तब हमारे पास ये 1 का बराबर है। अगर i यूनिट वेक्टर i तो ये हमारे पास 1 का बराबर है, k डॉट
के यूनिट वेक्टर हमारे पास 1 का बराबर है। अगर हमारे पास के डॉट जे आएगा या जे डॉट के आएगा तब हमारे पास ये 0 0 की बराबर है। इसको हम देखते हैं कि हमारे पास एक एक्स बी एक्स आई डॉट आई हमारे पास किस चीज 1 का बराबर है, तो ये हमारे पास ठीक हो गया, प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, तो ये हमारे पास हो गया 0, क्योंकि हमारे पास आई डॉट जे 0 की बराबर है, प्लस ए वाई बी एक्स और ये वाले जे डॉट आई ये भी हमारे पास 0 का बराबर हो गया, और प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे हमारे पास 1 आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे और यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास इस टर्म से और इस टर्म से ए डॉट बी आ गए कि ये हमारे पास अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमें अगर इक्वेशन टू वेक्टर्स का दिया हुआ है तो हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। अगर हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, और इसमें अगर हम एंगल मालूम करवाना चाहते हैं कि हमारे पास थीटा, इससे हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो हमें मालूम है कि इस तरह करेंगे कि हमारे पास ए डॉट बी हो गया, ठीक है जी, और इसके ए बी हो गया, ठीक है जी, और यहाँ पर cos थीटा। तो इस तरह हम करवाते हैं कि हमारे पास थीटा अपने जगह और cos इनवर्स आएगा और ए डॉट बी, ठीक है जी, और ए बी। यहाँ पर हमने ए बी में फाइंड किया और यहाँ पर ए बी का मैग्नीट्यूड हम पुट करेंगे, तब हमारे पास इससे थीटा आसानी से हम फाइंड करेंगे। अगर इस टॉपिक में आपको किसी भी डिफिकल्टीज का सामना हो तब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू जी, शुक्रिया।